चलिए, तो पार्ट नंबर कौन सा आज हमारा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 5। तो हम लोगों ने ऑलरेडी 4 पार्ट हम लोग देख चुके हैं, 1 2 3 4, जिसमें हमने मोस्टली कूलम्ब्स लॉ और चार्ज के बारे में पढ़ा है। आज हम लोग जो है थोड़ा एक अलग टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। हेडिंग डालिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, मजा आएगा आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आइए इसको समझते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये है कि लेट्स सी हमारे पास एक चार्ज रखा हुआ है ये, और इसका नाम है बेटा क्यू। और इस क्यू चार्ज में हमने पढ़ा है कि चार्ज अपने आजू बाजू में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को या तो शो करेगा या तो एक्सपीरियंस करेगा, बराबर है। तो हमने अगर ये देखना है कि अगर ये प्लस क्यू चार्ज है और यहां से आर दूरी पर जाके एक और चार्ज रखा हुआ है, और वो चार्ज है हमारा वॉट, क्यू नॉट। तो पहला चार्ज हमारे पास क्यू है, दूसरा चार्ज क्यू नॉट है, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो स्मॉल आर है। तो इनके बीच में एक इंटरेक्शन फोर्स लग रहा है जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, दैट इज इक्वल टू वॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। डन। तो अगर आपको जानना है कि चलो ये तो सर इन दोनों के फोर्स हो गया, बट ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ये किन बातों पे डिपेंड है? पहला ये बात पे डिपेंड है कि ये तो मान लो अगर ये फिक्स है तो क्यू जितना ज्यादा होगा उतना फोर्स ज्यादा होगा, और जितना ये पास में होगा तो ये दूरी घट जाएगी, और ये घटेगा तो ये बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस वाले चार्ज का नाम टेस्ट चार्ज दे दूं, जिसके ऊपर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है, और इसका नाम मैं सोर्स चार्ज दे दूं जिसकी वजह से फील्ड मुझे पता करनी है, बराबर है। तो कितना फील्ड एक्सपीरियंस करेगा टेस्ट चार्ज बिकॉज ऑफ सोर्स चार्ज? जितना ज्यादा ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उतना ही ज्यादा उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसको एग्जांपल के तरीके से समझते हैं। मान लो ये एक जंगल का एरिया है, बराबर है। इस जंगल के एरिया में यहां पर एक बढ़िया सा शेर बैठा है, टाइगर बैठा है, बराबर है। और टाइगर एकदम यंग है, बेहतरीन, बिल्कुल जवान जैसे जय था। और उसके सामने एक और टाइगर आया, और इस टाइगर ने ये भाई साहब को यहां से देखा, बराबर है। तो आप मुझे बताइए कि ये जो टाइगर है, अगर आपसे पूछा जाए कि ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है या फिर कितना डर महसूस कर रहा है, तो ये किन दो बातों पे डिपेंड करेगा? पहला डिपेंड करेगा कि ये जो टाइगर है वो कितना यंग या कितना मजबूत है, बराबर है। तो अगर इससे कंपेयर करें तो यानी ये चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना ज्यादा या फिर कम है। ज्यादा होगा तो ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, कम होगा तो कम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। सिमिलरली अगर ज्यादा डर महसूस कराना है तो ये वाले भाई साहब अगर यहाँ आ जाएंगे तो क्या डर ज्यादा लगेगा? और अगर दूर खड़े होकर देखेंगे तो डर कम लगेगा। तो सिमिलरली अगर ये टेस्ट चार्ज दूर होगा तो कम फील्ड एक्सपीरियंस करेगा, पास होगा तो फील्ड ज्यादा एक्सपीरियंस करेगा। सो राइट नाउ अब हम सीधा एक्सप्रेशन की तरफ चलते हैं कि भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। तो क्या ये वाला चार्ज इसकी वजह से फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा? करेगा। अरे डर तो इसको भी लग रहा होगा जो बीच में बैठा था, लेकिन हम फिलहाल उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं जिसके ऊपर हमें फील्ड निकालनी है। तो हमें फील्ड पता करनी है कहां पर? इस पी पॉइंट पर पता करनी है, बराबर है। इस पी पॉइंट पर पता करनी है। ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से ये एक्सपीरियंस नहीं करेगा, बट अगर मैं इसके बारे में स्टडी कर रहा हूं तो फिर ये टेस्ट चार्ज हो जाएगा, और जब इसके बारे में स्टडी करूंगा तो ये टेस्ट चार्ज हो जाएगा। फिलहाल के लिए टेस्ट चार्ज ये है। तो टेस्ट चार्ज पे ही हमेशा हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करते हैं। जनरली इसका वैल्यू हम यूनिट लेते हैं, जैसे 1 माइक्रोकुलम या फिर 1 कुलम या 1 मिली कुलम या 1 नैनो कुलम या 1 पिको कुलम, जो भी लेना है 1 लेते हैं जनरली। नाउ
अगर इन दोनों के बीच में फोर्स अगर ये लग रहा है तो हम लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय व्हाट, टेस्ट चार्ज ड्यू टू व्हाट, सोर्स चार्ज। तो यानी फोर्स एक्सपीरियंस बाय व्हाट, टेस्ट चार्ज इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डेफिनेशन बना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स experienced by what, test charge due to source charge, है ना, is known as what, इलेक्ट्रिक फील्ड। बढ़िया, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज ड्यू टू सोर्स चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना सिंपल है। इसका मतलब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू या मैग्नीट्यूड निकालना चाहूं तो कितना आएगा, फोर्स अपॉन क्यू नॉट। तो फोर्स की वैल्यू है 1/4πε0 इंटू क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा, क्यू नॉट क्यू नॉट क्यू नॉट। तो अगर क्यू नॉट कैंसिल हुआ तो हम लिख सकते हैं 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। हम ज्यादातर एक्सप्रेशन वैक्यूम या एयर के लिए निकाल रहे हैं, इसलिए हमेशा एप्सिलॉन आर का वैल्यू नहीं ले रहे हैं, क्योंकि एप्सिलॉन आर का वैल्यू एयर और वैक्यूम के लिए 1 होता है, बराबर, जिसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये सिर्फ क्या है इसका, मैग्नीट्यूड, बराबर है। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया, बहुत बढ़िया। अगेन कहानी वही है कि इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, वेयर के इक्वल टू वॉट, 9 इंटू 10 की पावर 9, और यूनिट क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस वाले फॉर्मूले में क्यू नॉट का तो नामो निशान ही, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी टेस्ट चार्ज पर डिपेंड, यानी वो कितना बड़ा है कितना छोटा है कोई मतलब नहीं है, यानी कि जिस टाइगर ने एक्सपीरियंस किया था फोर्स, उससे मतलब नहीं है, जिसकी वजह से एक्सपीरियंस किया है वो मैटर करेगा, बराबर है। सो लेट्स सी कि यहाँ एक लाइन लिख सकते हैं हम कि इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन व्हाट, chest charge, it is 100% depend on source charge, और what, और दूसरा डिस्टेंस। अरे भाई अगर डिस्टेंस ज्यादा होगी तो कम एक्सपीरियंस करेगा, कम होगी तो ज्यादा एक्सपीरियंस करेगा। मुझे लगता है आज के बाद जब भी आप इसको पढ़ेंगे, टाइगर वाला एग्जांपल दिमाग में रखेंगे, 2 मिनट के अंदर सारी कैलकुलेशन आपको आ जाएगी। बट अगली कहानी ऐसी है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो याद रखना कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, बराबर है। और अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होगी, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होगी तो कॉमन सी बात है कि हमें इसका अगेन वेक्टर फॉर्म भी देखना पड़ेगा। अगर हम यहां पर चार्ज ले रहे थे Q, यहां पर Q नॉट, दोनों के बीच का दूरी R, ये P पॉइंट है इसलिए वाला टेस्ट चार्ज है। तो याद रखना है प्लस की वजह से हमेशा फील्ड आउटवर्ड होती है और माइनस की वजह से फील्ड हमेशा इनवर्ड होती है। इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं कि अगर प्लस क्यू है तो चार्ज यानी फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड रहेगा, बराबर है। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो हमेशा फील्ड इनवर्ड रहेगी, बराबर है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये प्लस चार्ज होने की वजह से इससे कोई मतलब नहीं है, बराबर है। प्लस चार्ज की वजह से ये आउटवर्ड हो गया, अगर ये नेगेटिव होता तो इनवर्ड हो जाता, बराबर है। तो बढ़िया है। दूसरी बात है कि अगर हम इसको यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखें तो आर कैप हो जाएगा, बराबर है। तो अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो भाई आसान है एकदम, तो वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ई वेक्टर इक्वल टू, बराबर है, कितना, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे लिख देंगे आर वेक्टर, बराबर है।
ठीक है, बाकी अगर प्लस है तो आउटवर्ड और माइनस है तो इनवर्ड आ जाएगा। तो ये वाले भाई साहब हैं इनवर्ड और ये वाले भाई साहब हैं आउटवर्ड। वही वाला केस है, रिपल्शन और अट्रैक्शन, कुछ नया नहीं है। सो राइट नाउ ये हमारे पास है। अगर आप यूनिट वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो भी चलेगा, 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर वेक्टर का स्क्वायर इंटू आर यूनिट कैप, ये भी चलेगा, बराबर है। तो आर कैप यानी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। डन। इसका मतलब है कि अगर ये वेक्टर है तो कॉमन सी बात है ये सुपरपोजिशन को फॉलो करेगा, और सुपरपोजिशन को फॉलो करेगा तो नेट फील्ड किसी के ऊपर, चार्ज के ऊपर कितना होगा, ड्यू टू Q1 ड्यू टू Q2। तो मैं डायरेक्ट यहां पर लिख सकता हूं दैट इज नथिंग बट इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस, ऐसे करते हुए कहां तक, En तक चला जाएगा और ये हमारा नेट फील्ड हो जाएगा। बाकी के इसके प्रॉब्लम हम सेम ले सकते हैं जैसे ऑलरेडी हमने फोर्स में लिए थे, थोड़े से बढ़ा देंगे और क्या होगा, खड़ाखड़ निपटा देते हैं। आओ देखो कैसे। लेट्स सी हमारे पास में ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और यहां पे हमारे पास चार्ज रखा है कितना, Q है, और ये भी Q है और ये भी Q है। बट इक्विलैटरल ट्रायंगल होने की वजह से सारे एंगल 60 डिग्री हैं। ये Q1 है, ये Q2 है और ये वाला Q3 है। कॉमन सी बात है, पूछा गया कि अगर ये तीनों साइड A है तो पूछा जाता है कि फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन Q3 ड्यू टू व्हाट, Q1 एंड Q2। तो इसमें ऐसा कौन सा चार्ज है जो काम का नहीं है, जिसके ऊपर निकालना है। तो हमें जो निकालना है वो किसके ऊपर निकालना है, ऑन Q3। तो ये Q1 और Q2 हमारे पास हो गया सोर्स चार्ज, और जिसके ऊपर निकालते हैं वो हो गया टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज का कोई लेना देना नहीं है। अच्छा ये प्लस है कि माइनस है, प्लस है, तो फील्ड कैसे आएगी, आउटवर्ड, बराबर है। ये भी प्लस है तो फील्ड आएगी आउटवर्ड, बराबर है। तो इसका रिजल्टेंट हो जाएगा इसके पैरेलल में और इसके पैरेलल में ना। तो इसके पैरेलल में ये लाइन बराबर, इसके पैरेलल में ये वाली लाइन, ये डायगोनल हो गया, एंगल हो गया कितना 60। ये आ जाएगा फील्ड इक्वल टू व्हाट, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारे पास कितना, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। अब देख सकते हैं आप दोनों की जो वैल्यू है वो मैग्नीट्यूड सेम है, ये वाला भी ई होगा और ये वाला भी ई होगा, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि हमारे पास जो नेट फील्ड होगा, क्योंकि सुपर पोजिशन फॉलो करेगा ये, तो E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, जिसका रिजल्टेंट होगा अंडर रूट के अंदर व्हाट, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर ट्वाइस ऑफ E1 E2 कॉस ऑफ 60 डिग्री। कॉस 60 इज व्हाट 1/2। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा अंडर रूट के अंदर E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर ट्वाइस ऑफ, तो E तो कैंसिल हो गया, तो E1 E2 E हो जाएगा। अंडर रूट के अंदर आ गया 3E स्क्वायर, 3 बाहर E आ जाएगा, और E आपको मालूम है कितना है हमारे पास, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो आंसर आ जाएगा 30। तो अल्फा फ्रॉम E, कोई भी इवन ले लो, E2 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 30 डिग्री आ जाएगा, बराबर है। तो ये हमारे पास डायरेक्शन हो गया और ऊपर वाला हमारे पास मैग्नीट्यूड हो गया। बेहतरीन क्वेश्चन था। मान लीजिए अगर हमारे पास इसकी जगह एक और ट्रायंगल ले लेते हैं और वहां पर माइनस हो जाता है, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है माइनस होने में भी। लेट्स सी हमारे पास ये ट्रायंगल है और इस इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये भाई साहब हैं Q1 इक्वल टू Q, और ये भाई साहब हैं Q2 इक्वल टू Q, और आपके पास ये भाई साहब हैं Q3 इक्वल टू Q। बट इस बार इनके सामने मैंने माइनस लगा दिया। तो माइनस लगाने से क्या होने वाला है, कुछ नहीं। तो हमारे पास अगर ये साइड A है तो हमारे पास हम लिख सकते हैं दैट इज व्हाट, ये माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस की वजह से भाई आउटवर्ड, नाम बोलो E1, ये वाले भाई साहब की वजह से इनवर्ड, नाम बोलो E2। इसके पैरेलल में ये वाली लाइन, इसके पैरेलल में ये वाली लाइन, तो हम देख सकते हैं कि इसका रिजल्टेंट होगा डायगोनल।
तो अगर डायगोनल होगा तो ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो कॉमन सी बात है कि हमारे पास ये जो टोटल एंगल बचेगा वो 120 बचेगा, क्योंकि 180 पूरी लाइन है। तो 180 में से अगर 60 गया तो 120 बचा। तो इसका वैल्यू आएगा के क्यू अपॉन ए स्क्वायर और इसका वैल्यू आएगा के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। तो रिजल्टेंट अगर हम बात करें तो ई नेट हम निकाल सकते हैं, बराबर है। तो ई नेट निकालना कोई गड़बड़ बात नहीं है, सिंपल है। क्या आएगा, अंडर रूट के अंदर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर ट्वाइस ऑफ E1 E2 कॉस ऑफ 120 डिग्री, बराबर है। तो यहाँ से आ गया, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो अंडर रूट के अंदर ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर ट्वाइस ऑफ E1 E2 कॉस ऑफ 120 मतलब माइनस का 1/2 होता है। आपको ऐड शुगर टू कॉफी से पता चल जाएगा। यहाँ से आएगा अंडर रूट के अंदर ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ई स्क्वायर और टू कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस है। तो यहाँ से माइनस और माइनस प्लस कैंसिल, अंडर रूट ऑफ व्हाट, ई स्क्वायर बाहर आएगा, मस्त बढ़िया। ई और ई का वैल्यू पता है के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। बट ये सिर्फ क्या हुआ, इसका मैग्नीट्यूड। दोनों का इस बार भी एम्पलीट्यूड कैसा है, सेम है। तो डायरेक्शन आ जाएगा 30 डिग्री फ्रॉम E1, बराबर है। तो ये आ गया आपका डायरेक्शन, बराबर है। लेकिन अगर मान लो सेम नहीं होता तो किससे निकालते, तो निकालते टेन अल्फा इक्वल टू क्यू वेक्टर साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू वेक्टर कॉस ऑफ थीटा। ये आपका आंसर होगा, बराबर है। तो इसे निकाल सकते हैं कंपैरिजन करके, बहुत अच्छा है। अगला है हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास इस बार ट्रायंगल नहीं, कुछ भी ले लो, स्क्वायर ले लो, सभी कर रहे हैं तो सभी कर लेते हैं, अभी प्रैक्टिस हो जाएगी। मान लीजिए अगर स्क्वायर है तो ये भाई साहब बोलो क्यू, ये वाले भी क्यू, ये वाले भी क्यू, ये वाले भी क्यू, और मान लो ये माइनस है, मान लो सभी प्लस है फिलहाल के लिए। इसका नाम है Q1, इसका नाम Q2, इसका नाम Q3, इसका नाम Q4। तो आपको निकालना है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो भैया ऑन वॉट, Q4 पर निकालिए, बराबर है। तो सेम रिपीट हो रहा है, सब कुछ और गया है। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, प्लस की वजह से आउटवर्ड आंसर आएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये वाला भी आउटवर्ड के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। क्या ये रिजल्टेंट होगा, तो ये रिजल्टेंट याद किया हुआ है हमें, अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ ई आता है, बराबर है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि लास्ट ये वाले भाई साहब भी आउटवर्ड होंगे, और ये √2 हमारे पास डिस्टेंस होने की वजह से ये हमारे पास E/2 आता है। तो फाइनल ई नेट अगर हम देखें तो हमारे पास फाइनल ई नेट हो जाएगा पुराना वाला ई नेट। ये पुराना वाला ई नेट किसका है, इन दोनों का। तो हमारे पास आ जाएगा ई नेट प्लस E/2। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर ई नेट की वैल्यू √2E और प्लस कितना E/2। तो हमारे पास हो जाएगा फाइनली ई नेट फाइनल इक्वल टू ई कॉमन ब्रैकेट के अंदर √2 प्लस 1/2। ई का वैल्यू हमें पता है अच्छे से, कितना है के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ब्रैकेट √2 प्लस 1/2। ये सिर्फ क्या है, इसका मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन तो आप निकाल ही लेंगे। हमारे पास में अगर रिजल्टेंट के साथ देखना है कि इसके साथ कितना बना रहा है, इसके साथ बना रहा है कितना बना रहा है, ये तो आप पता ही कर सकते हैं, बराबर कि नहीं। तो हमारे पास में फिलहाल तो मिड में ही बनाएगा, है ना, तो कोई टेंशन है ही नहीं, 45 डिग्री हो जाएगा। अच्छा मान लो इसको अगर हम नेगेटिव कर दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर कि नहीं। लेकिन मान लीजिए अगर हमारे पास ये सब तो ऑलरेडी शेप कर चुके हैं, थोड़ा सा डिफरेंट शेप लेते हैं सीखने के लिए। मान लो डिफरेंट शेप में हमें क्या हेक्सागोन बना सकते हैं, चलिए ठीक है। मान लीजिए अगर हम लोग इसको हाथ से बना लेते हैं, पेंटागन में मजा नहीं आया। चलो बना, पेंटागन नहीं हेक्सागन ही चाहिए, चलो वो कंफ्यूज करेगा। हाथ से बना दूं, मान लो हमारे पास एक हेक्सागन है। हेक्सागन का मतलब कैसा पॉलीगॉन होता है, ये हेक्सागन का मतलब कैसा पॉलीगॉन, यानी कि 6 होंगे, है ना। तो 1 2 3 4 5 और ये 6, बराबर है।
और अगर ये हेक्सागोन है हमारे पास, और इस बार मैंने यहाँ पर भी Q, यहाँ पर Q, यहाँ पर भी Q, यहाँ पर भी Q और यहाँ पर भी Q रख दिया, बराबर है। और अगर सब तरफ Q रखा है और सभी की साइड अगर कितनी दे दी, A दे दी हमने, तो हमें ये पता करना है कि मान लीजिए इसका जो सेंटर होगा यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखा है वॉट, Q0। तो हमें ये पता करना है कि इस टेस्ट चार्ज Q0 पर टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, बराबर है, ऑन Q0 पर। बन जाएगा, बहुत आसान है। तो कॉमन सी बात है कि अगर आप ध्यान दें तो इस वाले की वजह से बोलो आउटवर्ड, इस वाले की वजह से, अब ये दूरी बेटा कुछ भी हो सेम रहेगी, जो भी आएगी कैलकुलेट करके। और अगर ये दूरी सेम है तो कॉमन सी बात है कि अगर ये दूरी सेम है और दोनों का चार्ज सेम है, सोर्स चार्ज, तो दोनों का सोर्स चार्ज सेम है और दोनों का दूरी सेम है, तो फील्ड एक्सपीरियंस भी सेम होगा, बराबर है। दोनों का डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये वाले भाई साहब इसके ऊपर आउटवर्ड, ये वाले भाई साहब इसके ऊपर भी आउटवर्ड, ये भाई साहब भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये भाई साहब आउटवर्ड, ये भाई साहब आउटवर्ड, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो आंसर Q0 के ऊपर कितना हो गया, 0। बट मान लीजिए अगर हमें ऐसा नहीं दिया है, अगर हमें ऐसा नहीं दिया है, हमारे पास में इस बार थोड़ा सा साइन हम चेंज कर लेते हैं, दिमाग बताइए क्या लगेगा। मान लीजिए हमारे पास में एक हेक्सागोन है और इस हेक्सागोन में, हेक्सागोन है क्या ये, नहीं है, 1 2 3 4 5 6 है ना। और इस बार मैंने क्या किया, यहाँ पर Q है, यहाँ पर Q है, यहाँ पर Q है, यहाँ पर Q है, बट यहाँ पर -Q है और ये वाला +Q है। तो हमें पूछा गया कि मान लीजिए अगेन अगर ये इसका सेंटर वाला पॉइंट है, तो आप बताइए अगर यहाँ पे Q4 इक्वल टू Q0 कितना है, Q रख दिया, बराबर है। तो हमें पता करना है कि अगर इसका साइड A है तो, या फिर आप इससे कंफ्यूज हो सकते हैं, मान लीजिए अंदर का साइड, कुछ भी पता चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें इसमें पता करना है कि ये भाई साहब अब कितना फील्ड एक्सपीरियंस करने वाले हैं। इस बार क्या फर्क है कि ये माइनस है और ये प्लस है, तो कॉमन सी बात है, ये तो हमें समझ में आ गया कि ये जितना लगाएगा उतना ये लगाएगा कैंसिल करेगा, ये जितना लगाएगा उतना ये लगाएगा कैंसिल करेगा, बराबर है। बट इस बार ये प्लस है तो आउटवर्ड फील्ड होगा, और अगर ये वाला माइनस है तो इनवर्ड होगा। इनवर्ड मतलब इसी की तरफ होगा कि नहीं होगा, अरे भाई सही है। तो अगर ये इनवर्ड हुआ दोनों, तो ये दोनों मिला करके E प्लस E मिला के कितना, तो हमारे पास ये तो सब कैंसिल हो गया, तो फाइनल जो E नेट बचेगा वो क्या ट्वाइस ऑफ E नहीं होगा। और अगर ये ट्वाइस ऑफ E होगा तो बस मेरा टारगेट क्या बचा, E निकालना। तो E निकालने में क्या है, हमारे पास अगर आप किसी तरीके से इस साइड को x मान लें तो हमारे पास आ जाएगा E इक्वल टू वॉट, KQ अपॉन वॉट, एक्स स्क्वायर। अब x को a के टर्म्स में लाना है, ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है। आपको पता है कि ये टोटल एंगल 120 120 और ये 60 60, यानी टोटल 120 प्लस 120 प्लस 60 प्लस 60, जरा जोड़ के देखो 360 होता क्या, 12 दूनी 24, 240 प्लस 120, तो ये आ जाएगा 12 तिया 36, 360, बराबर है। तो हेक्सागोन में कॉम्बिनेशन याद रखना है कि दैट एंगल इज व्हाट 120 और ये वाला एंगल 60 डिग्री होता है, बराबर है। अब आपकी ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है कि आप इस वैल्यू को निकाल पाएंगे या फिर नहीं, वो आप पे छोड़ता हूं मैं, वो मैथ्स है, देख लीजिएगा, ठीक है। ये हम लोगों ने क्या पढ़ा, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में, क्या पेंटागन हो, हेक्सागन हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, सब निकाल पाएंगे आप। खाली हमें ध्यान रखना है प्लस माइनस का, थोड़ा सा टिग्नोमेट्री और थोड़ा सा नियम कानून, कहानी खत्म। अगला हमारे पास आता है, नेक्स्ट इज व्हाट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट।
अगर हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की बात करें तो इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। एंड डायपोल का मतलब क्या है, पहले डायपोल समझ लीजिए। डाय मतलब दो और पोल मतलब चार्जेस। तो हम लिख सकते हैं इट इज ए सिस्टम ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट फाइनाइट, और वो भी बहुत लेस होना चाहिए, ठीक है, बहुत कम दूरी चाहिए, फाइनाइट या फिर लेस डिस्टेंस, है ना। तो इस कॉम्बिनेशन को हम डायपोल बोलते हैं। तो डायपोल का मतलब एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू का जो कॉम्बिनेशन है बेटा, ये इसका नाम है डायपोल। और इसको अगर हम एक्सटर्नल फील्ड में रख दें तो ये डायपोल मूवमेंट जनरेट करता है जिसका नाम है P, बराबर है। और P का वैल्यू होता है Q इंटू वॉट, 2L टाइम्स, एंड इसका यूनिट होता है कूलम्स मीटर। बोलो डन। ऐसा क्यों? क्योंकि कॉमन सी बात है कि अगर यहाँ पर एक्सटर्नल कोई फील्ड अगर आप लगा देंगे जिसका नाम क्या है E, तो E की वजह से ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा हमें पता होना चाहिए, अभी मैंने पढ़ाया। E इक्वल टू होता है F अपॉन Q, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू क्यू, बराबर है। तो अगर एक्सटर्नल फील्ड E लगी हुई है तो ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, Q टाइम्स ऑफ E, बराबर है। और ये कितना एक्सपीरियंस करेगा, Q टाइम्स ऑफ E, बराबर। एक प्लस और एक माइनस, तो दोनों का डायरेक्शन कैसा होगा, अपोजिट। अब एक ऊपर एक नीचे फाइनाइट डिस्टेंस है, मान लो अगर ये सेंटर है तो ये दूरी टोटल 2L लेंगे तो ये L और L हो जाएगा। तो क्या करेगा, नीचे खींचेगा इसको ऊपर, तो ऐसे घूम जाएगा, बराबर है। तो घूमेगा तो इसका नाम है कि मूवमेंट जनरेट करेगा, इसलिए इसका नाम डायपोल मूवमेंट है। इसकी वजह से हम टॉर्क भी कैलकुलेट करते हैं आने वाले टाइम में, जिसका आंसर होता है PE साइन थीटा, या फिर वेक्टर फॉर्म में देखें तो P क्रॉस वॉट E आ जाता है, बराबर है। क्योंकि टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी, थीटा इज द एंगल बिटवीन P एंड Q। बट मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये जो डायपोल है या डायपोल मूवमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। तो अगर इसका डायरेक्शन की बात करूं मैं तो इट इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, यानी ये हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ काम करता है। इसका डायरेक्शन आपको हमेशा याद रखना है, कहां से -P से -Q से +Q की तरफ। लेकिन अगर मुझे इस डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट टॉपिक अगला है, इफ यू वांट टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल मूवमेंट, एट एक्सियल पॉइंट, दूसरा है एट इक्वेटोरियल पॉइंट, और तीसरा है इन जनरल पॉइंट, है ना, रैंडम पॉइंट या जनरल पॉइंट। हमें तीन जगह पता करना है, पहला है एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट, और तीसरा जनरल पॉइंट। बहुत आसान है। इसके लिए आपको क्या करना है, बहुत दिमाग से देखिएगा, कि मान लो मेरे पास में एक डायपोल हमें दे दिया, और ये जो डायपोल है इसमें यहां पर हमने रख दिया -Q और यहां पर रख दिया +Q, ये इसका सेंटर है, ये दूरी L है और ये दूरी भी L है। बनाने में बहुत बड़ा है बट एक्चुअल में ये बहुत, अरे इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन बहुत पास पास होते हैं, बराबर है। तो हमारे पास में ये जो L और L मिला के टोटल दूरी हो जाएगा 2L, बराबर है। तो आप अगर इस लाइन को देखें, अगर आप इस लाइन को देखें तो हमारे पास में इस लाइन को हम एक्सियल लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो पहले हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे एक्सियल लाइन के ऊपर। तो मान लेता हूं कि इसकी वजह से मैं इस P पॉइंट पर क्या निकालना चाहता हूं,
इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ ड्यू टू डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों निकलेगा? आपको पता है कि ये पी नॉट, पी मतलब है कि यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज रखा है। अब टेस्ट चार्ज बार बार क्यों नहीं बनाते? क्योंकि फॉर्मूले में नहीं आता। तो यहाँ कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है? इसलिए जनरली आपको इस पॉइंट पर कभी भी जब फील्ड पता करते हैं तो क्यू नॉट लिखा हुआ नहीं दिखता है, बराबर है। तो मान लीजिए अगर यहाँ फील्ड निकालनी है तो अभी पता है मैंने कि ये सोर्स की वजह से कुछ एक्सपीरियंस करेगा और इस सोर्स की वजह से कुछ एक्सपीरियंस करेगा। तो आपको इस पॉइंट पर टोटल फील्ड पता करना है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इतना तो पढ़ा ही दिया है मैंने। तो अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने मान लिया कि ये जो सेंटर से दूरी है जहां पर हमें फील्ड पता करना है, मान लो बेटा ये आर दूरी पर है। अब मैंने सारी दूरियां कहां से ली है? सेंटर से, ताकि आंसर हमारा सभी के लिए सेम आए, बराबर है। तो ये मेरा रेफरेंस पॉइंट हो गया, डन। तो आप मुझे अगर बताइए, मैं सोच पूछूं आपसे कि बेटा ये दूरी कितना होगा, तो आप देखेंगे कि यहां से लेके यहां तक का दूरी आर है और यहां से लेके एल माइनस कर दो तो ये दूरी बचेगा आर माइनस एल। और ये दूरी है कहां से कहां तक? इस चार्ज से इस पॉइंट तक। और दूसरा चार्ज ये है तो ये वाली दूरी भी पता चाहिए, हाँ या ना? तो अगर आपको ये वाली दूरी पता करना है तो बहुत सिंपल है कि अगर हम ये दूरी पता करेंगे तो ये दूरी पता करने के लिए हमें सिंपल है कि बताइए कितना दूरी होगा यहां से लेके यहां तक आर। ये दोनों आर है ना, तो ये दूरी कितना हो जाएगा? तो ये दूरी होगा यहां से लेके वहां तक आर प्लस एल हो जाएगा। अब इसमें कुछ भी नहीं बचा। अब ध्यान दो, अब प्लस की वजह से फील्ड हमेशा आउटवर्ड, बोलो डन। तो E1 यानी प्लस क्यू की वजह से है, डन। माइनस की वजह से इनवर्ड, नाम E2 माइनस क्यू की वजह से। अब देखेंगे कौन बड़ा कौन छोटा। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दोनों का सेम, बट इसकी जो दूरी है ये वाली कम है, तो जिसकी वजह से दूरी कम होती है फील्ड ज्यादा होता है। तो ये भाई साहब का नाम दिया हमने E1। तो यहाँ पर E1 बड़ा होगा किससे? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वेक्टर लॉ अगर लगाया जाए और नेट फोर्स पूछा जाए तो ये तो क्या होगा? वेक्टर सम ना। वेक्टर सम के हिसाब से देखेंगे कि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होने पर डायरेक्ट क्या हो जाता है? माइनस हो जाएगा, बराबर है। सही है क्या? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/4πε0 क्यू अपॉन E1 की बात करें तो E1 इसकी वजह से, तो ये दूरी कितनी है? आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 क्यू अपॉन आर प्लस एल का। अब यहाँ माइनस क्यों नहीं लिखा? क्योंकि माइनस के वजह से ही हमने एरोस को डिफाइन किया हुआ है, बराबर है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूंगा तो आप देखेंगे 1/4πε0 कॉमन आ जाएगा, बराबर है। बचेगा क्या? क्यू कॉमन ले सकते हैं तो बचेगा 1/r माइनस का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर, डन। और यहां पर हम देख सकते हैं कि Q अपॉन 4πε0 ब्रैकेट, क्या इसका एलसीएम आ जाएगा? R माइनस एल का होल स्क्वायर R प्लस एल का। अब आपको मालूम है इसका क्रॉस हो जाएगा, तो क्रॉस होगा तो क्या करेंगे? R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास Q डिवाइडेड बाई 4πε0। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो आर प्लस एल प्लस आर माइनस एल, और बाजू में आएगा आर प्लस एल माइनस आर प्लस एल, बोलो डन। क्या लगाया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी, डन। तो कहने का मतलब है ब्रैकेट क्लोज। बट यहाँ पर आप देखेंगे दोनों में स्क्वायर है, तो हम लिख सकते हैं, और बाजू में क्या लिखा है? ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ए माइनस बी और ए प्लस बी को लिखा जा सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर मैं इसको कंबाइंड को होल स्क्वायर लूं तो अंदर आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर 2। अरे बोलो डन। काटा पीटी करेंगे तो एल और एल, आर और आर कैंसिल, तो ये बचेगा Q अपॉन 4πε0 ब्रैकेट आर प्लस आर 2r, और ये आ जाएगा हमारे पास इनटू, और इनटू में लिखेंगे ट्वाइस ऑफ एल अपॉन
आपको मालूम है, मैंने पहले बताया था कि आर की दूरी बहुत बड़ी होगी एज कंपेयर टू एल, क्योंकि डाइपोल्स बहुत पास पास होते हैं, बहुत पास पास। यहाँ डाइपोल है, यहाँ फील्ड निकालनी है, तो डाइपोल की दूरी बहुत कम होती है, तो एल बहुत ही छोटा होता है किससे, तो एल स्क्वायर तो भैया और छोटा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस एल को नेग्लेक्ट कर देंगे, बराबर है। तो अगर मैं इसको नेग्लेक्ट करूंगा तो बचेगा क्या, आर, टू टू मिला के 4, एक आर से आर कैंसिल किया तो 3 बचेगा, Q इंटू वॉट 12, और साथ में 2 है, बराबर है, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब है। यहाँ पे मुझे बताओ Q इंटू 12 की अगर हम बात करें तो Q इंटू 12 मैंने पढ़ाया, इट इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है। अगर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ट्वाइस ऑफ P अपॉन आर क्यूब। ये आपका आंसर है, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल मूवमेंट। और डाइपोल क्या होता है, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ प्लस और माइनस चार्ज, बराबर है, और दोनों कहाँ होना चाहिए, एक फाइनाइट डिस्टेंस पर होना चाहिए, बराबर है, कोई टेंशन वाला काम नहीं है। तो यह आंसर क्या आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन। अच्छा मान लो अगर यही फील्ड मुझे किसकी वजह से पता करना है, डायपोल की वजह से ही पता करना है, बट कहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू व्हाट, डायपोल, बट इस बार कौन सा पॉइंट है, इक्वेटोरियल पॉइंट है ना। इक्वेटोरियल पॉइंट अगर पता करना है, ये पॉइंट क्या होता है इक्वेटोरियल, मतलब ये होगा परपेंडिकुलर टू द डायपोल मोमेंट। मतलब लेट्स सी हमारे पास अगर ये डायपोल मैंने बना दिया, और इस डायपोल में ये वाला माइनस क्यू और ये वाला, अरे दोनों का कॉम्बिनेशन ही ना डायपोल होता है, और ये दूरी अगर हम देखें तो ट्वाइस ऑफ एल, और सेंटर से देखें तो कितना, एल और एल, बराबर। अब मुझे क्या करना है कि अगर इक्वेटोरियल पॉइंट पर जाना है तो मैं क्या करूंगा, यहां से सीधी लाइन ड्रॉ कर दूंगा, सीधी लाइन बनी क्या है, थोड़ी सी टेढ़ी बन गई है, तो इसको सीधा बना देते हैं ना। तो सीधा बनाएंगे तो अभी ठीक है। तो अगर ये डाइपोल में देखेंगे तो इस लाइन को इक्वेटोरियल, और इधर वाली लाइन को क्या बोलते थे, एक्सियल। एक्सियल मतलब एक्सिस पर, इक्वेटोरियल मतलब परपेंडिकुलर। तो यहां पर अगर इस पॉइंट पर कोई टेस्ट चार्ज रखा है, नाम फिर से वही कहानी, बट क्यू नॉट लिखते क्योंकि फील्ड कभी भी किस पे डिपेंड नहीं करती है, टेस्ट चार्ज पर, तो इसका नाम जस्ट पी दे देते हैं, डन। और मुझे इन दोनों की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। वैसे पिछले वाले की वजह से कितना आंसर आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब। तो यहाँ कैसे जुगाड़ लगाएं, और देखें, माइनस की वजह से प्लस की वजह से आउटवर्ड इनवर्ड सब पता है आपको। तो आप मुझे बताइए कि हेडिंग तो डाल ही दिया है, डायग्राम में हेल्प करेगा, तो इसको मिटा देता हूं। तो अगर आप ध्यान दें तो क्या निकाल रहे हैं हम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ड्यू टू डाइपोल मूवमेंट। तो हमारे पास में अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाले भाई साहब पे निकालना है पी पॉइंट पर, ठीक है। अब ये माइनस ये प्लस, प्लस की वजह से हमेशा फील्ड कैसे होगी, आउटवर्ड होगी। तो आउटवर्ड का मतलब ऐसे जाएगा, यस और नो। तो डायग्राम शेप से बनाते हैं ताकि अच्छा बनेगा। तो ये कैसा हुआ, आउटवर्ड, और इसकी वजह से कैसा होगा, इनवर्ड है ना। तो ये वाले भाई साहब आउटवर्ड, नाम दे दो E1, E1 किसकी वजह से है, प्लस क्यू की वजह से, और इनवर्ड यानी E2 बट माइनस क्यू की वजह से, बराबर है।
अगर मैं इसको L है और इसको मान लेते हैं R दूरी पे निकालना है सेंटर से, ये सुनो, और मान लेते हैं कि ये एंगल दोनों थीटा है, तो दोनों सेम ही रहेगा, सेम ही रहेगा दोनों एंगल। अब यहां पर मुद्दा ये है कि एक तरफ ये अंदर की तरफ है, एक तरफ बाहर की तरफ है, तो आपको पता है क्या करना है। इसके दो मेथड है, या तो इसका कंपोनेंट लेके देख लो और कैंसिल हो जाएगा एक कंपोनेंट और रिजल्टेंट आ जाएगा, बराबर है। और दूसरा कौन सा, पैरेललोग्राम। तो आप कौन सा प्रिफर करना चाहेंगे। तो पैरेललोग्राम से बनाना है तो मुझे क्या चाहिए रहेगा, बीच में डायगोनल रिजल्टेंट। तो आप मुझे बताओ, अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस 90 हो जाएगा, तो ये वाला, तो फिर ये वाला थीटा, तो ये बन गया हमारा थीटा। तो ये थीटा है तो ऑब्वियसली ये भी थीटा होगा। अगर हम ध्यान से देखें तो E1 E2 कितना आ रहा है और चेक करते हैं पहले। E1 कितना आएगा, 1/4πε0 Q अपॉन, अब ये वाला दूरी हो गया अंडर रूट के अंदर R² प्लस L²। तो ये हमारे पास कितना हो गया, R² प्लस L², और होल स्क्वायर किया तो रूट कैंसिल, बराबर है, जमा क्या। सिमिलरली अगर E2 की बात करूं, 1/4πε0 Q अपॉन R² प्लस, और यहां पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इस बार दोनों का दूरी कैसा है, सेम। लास्ट टाइम ऐसा नहीं था, लास्ट टाइम दोनों का दूरी अलग था, वहां से इस पॉइंट तक आने के लिए ज्यादा है और यहां से इस पॉइंट पे आने के लिए कम है। बट इस बार ऐसा नहीं, दोनों की दूरी, अगर दोनों का दूरी सेम है तो क्या मैं लिख सकता हूं कि दोनों का फील्ड इक्वली होगा। अगर ऐसा है तो ई नेट कितना होगा, तो अंडर रूट के अंदर कितना, E1² प्लस E2² ट्वाइस ऑफ E1 E2 कॉस ऑफ एंगल इज व्हाट, दोनों के बीच में थीटा। तो ये आ गया हमारे पास अंडर रूट के अंदर ट्वाइस ऑफ E² प्लस ट्वाइस ऑफ E² कॉस ऑफ 2 थीटा। यहां से आप देखेंगे 2E² कॉमन आएगा कि नहीं, तो ये बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस ऑफ थीटा नहीं 2 थीटा, बराबर। अगर ये 1 प्लस कॉस 2 थीटा है तो क्या लिख सकते हैं इसकी वजह से हम, तो इसको आइडेंटिटी यूज करेंगे। अगर आप याद करें तो cos 2 थीटा होता है cos² थीटा माइनस 1/2, अरे सही है गलत है, नहीं 0.2 नहीं, 2 cos² थीटा माइनस 1 है ना, तो ये आता है 2 cos² थीटा माइनस 1, सही है। प्रूफ करके देख लो। अगर मान लो मैं यहाँ रखूँ 45, बराबर है, तो cos 90 कितना होता है, तो इसका भी आंसर क्या आना चाहिए, तो चेक करते हैं। 2 इंटू कॉस ऑफ 45, 1/√2 का स्क्वायर 2, √2 कैंसिल, आंसर इज 1। तो ऑब्वियसली बात है 1 माइनस 1 कितना, 0, तो ये फॉर्मूला सही है। इसलिए मैं बोलता हूँ नॉलेज हो और चीज़ें भूल जाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं होता है, कहीं ना कहीं से आप जुगाड़ कर ही सकते हैं। तो हमारे पास में यहाँ पर क्या आएगा, 2 cos² थीटा माइनस, तो मुझे क्या चाहिए, cos 2 थीटा, तो यही तो है, और यही क्या, नहीं नहीं 1 प्लस भी तो है, तो 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा इक्वल टू 2 cos² थीटा, डन। अगर ऐसा है तो क्या लिखेंगे भाई, अंडर रूट के अंदर ट्वाइस ऑफ E², और यहाँ पे 2 cos² ऑफ थीटा, तो ये बाहर निकालो भाई फटाफट, तो ये आ जाएगा ई नेट इक्वल टू 2 और 2 मिला के 2 बाहर, ई बाहर, कॉस ऑफ थीटा बाहर, डन। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो सबकी वैल्यू पता है, ई का वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, कितना, 1/4πε0 Q अपॉन R² प्लस L², और कॉस थीटा क्या होगा, तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो एडजेसेंट मतलब L, हाइपोटेनियस मतलब अंडर रूट R² प्लस L², डन। फिर से वही कहानी, तो अगर आप ध्यान दें तो ये आ जाएगा ई नेट इक्वल टू व्हाट, ट्वाइस ऑफ 1/4πε0 Q इंटू वॉट, L अपॉन, ये आएगा R² प्लस L² की पावर 3/2, क्यों भाई, ये 1/2 और ये 1 मिला के
3/2। और अगर ऐसा है तो वही कहानी, आर स्क्वायर इज वेरी मच ग्रेटर देन व्हाट, एल स्क्वायर। तो एल स्क्वायर इज व्हाट, नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो क्या बचा, तो हमारे पास बचेगा, क्या बचेगा, इससे अच्छा तो ऐड ही कर देते हैं ना। तो क्या आएगा बोलो भाई फटाफट आगे आंसर, ई नेट, ई नेट बोलो क्या था, 2 था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, ऊपर क्यू था, और डिलीट करने के बाद आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2, तो यहाँ पर एल भी था। तो हमें पता है Q इंटू 2L मिला के P बन जाएगा। तो Q इंटू 2L यानी P, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपॉन आर क्यू। तो ये क्या आ गया, ई नेट, बराबर है। तो आपने ये देखा कि ये जो आंसर है वो किसकी वजह से है, इक्वेटोरियल पॉइंट पर, और जबकि एक्सियल पॉइंट पर आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन आर क्यूब आ गया। तो दोनों में रिलेशन क्या आएगा, इसको लिख देंगे यहां पर। तो एक्सियल पॉइंट पर होगा 2 टाइम्स ऑफ इक्वेटोरियल पॉइंट पर, डन। लेकिन अगर जनरल पॉइंट पर निकालना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूं मैं, फिलहाल इसको प्रूफ कर लेंगे बाद में। तो ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, यहाँ पर आ जाएगा P अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस 1। इसमें अगर आप वैल्यू डाल के देखो, अगर एक्सियल पॉइंट है, ये कौन से केसेस में वैलिड होगा, ये -Q और ये सेंटर, ये कोई रैंडम पॉइंट P जो एंगल कितना बना रहा है, किससे एंगल बना रहा है, जिस डायरेक्शन में डाइपोल है, बराबर है। डाइपोल का डायरेक्शन हमेशा -Q से +Q होता है, और इस पॉइंट पे डाइपोल मोमेंट निकालना है यानी फील्ड, बराबर है। और ये कौन सा पॉइंट हुआ, रैंडम या फिर जनरल पॉइंट। अब देखो, अगर मेरा एक्सियल पॉइंट होगा तो एक्सियल पॉइंट पर एंगल कितना बनाएगा, हमने तो स्टैंडर्ड क्या लिया यहाँ पे, तो ये पॉइंट कहाँ आ गया, यहाँ, तो एंगल कितना बना, 0। अरे भाई ये डाइपोल मोमेंट है और ये वाला जनरल पॉइंट है, तो ये अभी इस बार पॉइंट तो यहाँ पे है ना, तो इसको जब लेटा दोगे तो इसके साथ एंगल कितना बन रहा है, 0। तो अगर ये 0 एंगल बनेगा तो इसमें डाल के देखो आंसर मैच होता है क्या। अगर यहाँ एंगल 0 डालोगे तो cos 0 की वैल्यू 1, तो 1 इंटू 3 प्लस 1 4, 4 का बाहर 2, तो एक्सियल पॉइंट पे 2 भी नहीं है आंसर। ये देखो इक्वेटोरियल पॉइंट पे देखो 90 डिग्री बनेगा, cos 90 की वैल्यू तो पूरा फैक्टर, तो +1 बचा, क्या यही आंसर है। अब अगली बार कोई पूछेगा कि हमें ऐसा पॉइंट पर बताओ जो डाइपोल मूवमेंट के साथ 60 डिग्री पर पॉइंट है, तो 60 डिग्री डाल के निकाल लेना, 30 डिग्री पर निकालना है तो 30 डिग्री पर निकाल लेना। तो ये हमारा आंसर है किसी जनरल पॉइंट पर, है ना, मजा आया। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ एक थोड़ा सा डेमो। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत बड़ी है, रिंग की वजह से निकालना है, डिस्क की वजह से निकाल, वही सारे काम जो हम लोग ग्रेविटेशनल में करते थे वही सारे काम दोबारा करने, यानी इंटीग्रेशन का मामला शुरू होगा। तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 5। अब शुरू करेंगे पार्ट नंबर 6, जिसमें हम यूनिवर्सल बॉडीज की वजह से, रिंग, डिस्क, रॉड, अलग अलग उनका सरफेस डेंसिटी है, तो कैसे डील करते हैं उसके साथ, वो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। पार्ट 6 का इंतजार करिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए, और क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।